नमस्कार। स बालकों की समस्या को भली-भांति समझने वाले सम्मानित अभिभावकगण, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम थोड़ा-सा समय सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि समय सीमा हमारी अधिक हो जाती है, इसलिए चाहे हमें विषय को आगे बढ़ाना पड़े, अगर विषय हमारा पूर्ण नहीं होता तो हम उस विषय को आगे बढ़ाएँ, परंतु समय का हम ध्यान रखेंगे, कम समय में ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी उन अ, उन अ, ज दे अ, स हमारे कार्यक्रम को देखने वालों का आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ, जो पसंद करते हैं उनका आभार करती हूँ, जो लोग हमारे कार्यक्रम को शेयर करते हैं उनका आभार करती हूँ, और जो लोग अच्छे से कमेंट्स डालते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं, तो अ, उन सबका मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, आभार। आज जो हम विषय को लेकर चल रहे हैं, बहुत ही कठिन, अजीब-सी समस्या ये समाज के समक्ष उपस्थित हो रही है, वो है कि बालक में अपराध भावना किस प्रकार उत्पन्न होती है? क्यों उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई और इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, इस सब को हम भली-भाँति इस समस्या को लेकर के चलते हैं। और इस बीच में अगर आपको हमारी बात में कहीं असहजता महसूस हो रही हो, या आप उसको अस्वीकार्य कर रहे हों, या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कृपया आप अपने पास कागज़, पेन, पेंसिल कुछ रख लीजिए, जिससे कि आप उसको लिख सकें। आप हमसे सेशन के बाद में भी बात कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपकी कोशिश हम यही करेंगे कि आपकी समस्या का पूर्ण रूप से निवारण हो सके। देखिए, ये बात जो मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में कब आई, जब ये आजकल दूरदर्शन के समाचारों पर, समाचार पत्रों पे, हर जगह पूरी तरह से ये हाथरस की उम, समस्या एक विकराल रूप से दिखाई दे रही है। मैं सोचती हूँ, 2012 को 16 दिसंबर 2012 को हुआ था, और ये सब का तो सबको पता भी लग गया, सब कुछ है। परंतु कितनी जगह ऐसा होता होगा कि ये ऐसे-ऐसे ही विकृतियाँ या क्रूर अत्याचार हुए होंगे, जिनका कि किसी को पता भी नहीं चला। आखिर ये सब क्या है? जो लोग ये कर रहे हैं, इनके अंदर जो विकृति पैदा हुई, जो अपराध की विकृति पैदा हुई, वो शायद किशोरावस्था से ही तो चली आ रही होगी। यानी कि कहीं न कहीं ऐसा हुआ कि इनको रोका नहीं किया गया, इनकी अवहेलना की गई, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आखिर ये विकृति समाज में कैसे पैदा हुई? एक सामान्य व्यवहार ना करके एक असामान्य व्यवहार जब व्यक्ति करने लगा, बालक करने लगा, और उसके बाद उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली गई, और वो एक वयस्क के रूप में भी वह कार्य करने लगा। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है, एक ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। तो इस समय हम ये आप अगर सोचिए, क्या आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपकी जेब कट गई हो, हुँ? और आप बाद में एक बिल्कुल हतप्रभ से खड़े हुए हैं, आपके उसमें बहुत ऐसा आवश्यक सामान था, यानी आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, पेन भी है, या कोई ऐसी आवश्यक वस्तुएँ जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, आपका लाइसेंस पड़ा हुआ, तब आपकी क्या स्थिति हुई होगी? मैं समझ सकती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आदमी एक हताश, निराश-सा इस तरह खड़ा रह जाता है कि उसके पास दूसरी जगह जाने के लिए पैसे तक नहीं होते, तो क्या करे? ये आखिर किसने किया? और जब पता चलता है कि किसी किशोर ने ही ऐसा किया, और इसी तरह से अगर कभी आपने उन किशोरों को देखा कि कहीं पर आप जा रहे हैं, बड़े आराम से स्मोक कर रहे हैं, छल्ले बना रहे हैं, और निर्भीक, निडर, दुस्साहसी की तरह से खड़े हुए हैं, हँस रहे हैं देख कर के। कभी आपको देख कर के, आपकी असहाय अवस्था को देख कर के हँस रहे हैं। कभी क्या कहते हैं
किसी छोटे से बच्चे को पीट रहे हैं, कभी किसी के साथ जो है कोई लड़की अगर सीधी-सादी सी जा रही है, उसका पर छीटाकशी कर रहे हैं, उस पर ताना मार रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। क्या आपने आपको इतना अजीब लगता है कि आप चाहते हैं कि इसको ठीक कर दें, इस अवस्था को, क्योंकि आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। आप एक मान्य व्यवहारों में जीना चाह रहे हैं, परंतु उसका का जो अमान्य व्यवहार है, वो किसी से रोका नहीं जा पा रहा, क्योंकि कई बार क्या है, कोई हथियार लेकर के भी वो होता है। कई बार कई व्यक्ति उससे बचाना भी चाहते हैं, उस स्थिति का अवरोध भी करना चाहते हैं, तो वो भी कई बार उससे घायल हो चुके हैं, उनके प्रताड़ित किए जाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है, तो वो कुछ नहीं कर पाते। आखिर ऐसी समस्याएं जब आती हैं, तो क्या किया जाए? बहुत ही आदमी एक वयस्क व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति उस समय स्वयं को असहाय पाता है। तभी एक नवाज़बंदी का एक शेर आता है कि जान कर गूंगा बहरा हूँ मैं, जान कर गूंगा बहरा हूँ मैं, इसलिए तो इस शहर में जिंदा हूँ मैं। क्या है कि वो चाहता है किस तरह, क्योंकि किस तरह से उस स्थिति से हम उस स्थिति को का एक निदान निकालें, उस समय उसके समझ में नहीं आता। ना तो उसके पास समय है, ना उसकी शक्ति इतनी सामर्थ्य है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं इसको देख कर के, एक बुद्धिजीवी वर्ग बहुत अधिक व्यथित होता है, और उसके पश्चात ही वो उसके पश्चात ही उसी मन स्थिति में आकर ही वो उसके विषय में सोचता है। आखिर एक इस जो स्वस्थ नागरिक होने वाला था, जो कि भावी पीढ़ी जो आने वाली है, जिसके ऊपर एक हमारे पूरे राष्ट्र का ढांचा खड़ा होने वाला है, वो इस प्रकार का कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? देखिए, हर समाज की, हर राष्ट्र के एक व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का अनुपालन करना ना हर नागरिक का ध्येय होता है। जब हम उसके नियमों का पालन नहीं करते, उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वो अपराध कहलाता है। जब वो अपराध कहलाता है, तो उसके प्रति कठोर दंड देना भी आवश्यक हो जाता है। अब इस तरह से देखते आते हैं, तो हमारे सामने 3 अवस्थाएँ आती हैं। एक सबसे बड़ी अवस्था है छोटी, छोटी-सी अवस्था की 7 वर्ष तक की अवस्था, हैं? क्योंकि इसमें तो कोई अगर बच्चा कुछ कर रहा है, कोई गलत काम भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको, और एक बार उसने कोई गलती कर दी, तो उसको केवल एक दोषी की श्रेणी में रख दिया जाता है, और उसकी सुरक्षा आयु के अंतर्गत हम उसको निहित कर देते हैं कि भई ये तो अपराध है, अपराध नहीं माना जाएगा, गलती से अनजाने में हुआ, क्योंकि उसकी समझ विकसित नहीं हुई। और उस स्थिति को हम लोग कहते हैं ऑफेंडर, है ना? कि ये दोषी है, ऑफेंडर है, पर ऐसा भी नहीं है कि इसको किसी तरह से दंड का ये भागी बन जाए। अब इसके बाद जब विकास होता है, तो 7 से 12 वर्ष तक की आयु को भी हम कह देते हैं कि अ, ये भी ऑफेंडर की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये इसने दोष तो किया, परंतु इसकी भी समझ, उसकी तो बिल्कुल ही समझ विकसित नहीं थी, इसकी समझ बिल्कुल परिपक्व नहीं थी। परंतु जैसे ही टीन एज में आता है, जैसा कि मैंने आपको सारा किशोर अवस्था के विषय में बताया था, तो टीन एज में आता है 13 से लेकर के 18 तक की, 17 तक की, 16 तक की जब एज में होता है बच्चा, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेलिंक्वेंट। यानी अगर संस्कृत में इसका ढंग से सारगर्भित अर्थ निकाला जाए, तो कदाचारी, यानी बुरा आचरण करने वाला। यानी उसके अंदर वो सुरक्षात्मक आयु से निकल चुका है, उसकी समझ भी विकसित हो गई है, उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के साथ-साथ आपराधिक क्रिया करने की भी भावना है, और वो उसका क्रिया कर जाता है, और उसके विषय में कुछ भी नहीं सोचता। तो और क्रिया करके उसके अंदर ज़रा भी एक ऐसी भावना नहीं आती, अपराध भावना बिल्कुल नहीं आती। तो वो व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा? कदाचारी, यानी डेलिक्वेंट। अब
इसके बाद अगर अपराधी है, इसके बाद जब अपराध करता है, इस आयु से बाद के जो युवक होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, उसको हम क्रिमिनल की श्रेणी में रखते हैं और वो वयस्क अपराधी की तरह से माना जाता है। यानी वो अपने अपराध का स्वयं उत्तरदायी है। उसको वो उसको उसके प्रति सरकार पूर्ण रूप से कठोर नियम दे सकती है, उसे आजीवन कारावास भी दे सकती है, उसको मृत्युदंड भी दे सकती है, उसके प्रति उसको धन का दंड भी दिया जा सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है उसको है। परंतु जो हम बात कर रहे हैं वो इस कदाचारी प्रवृत्ति का, किशोर अपराध का या बाल अपराध के विषय में बात कर रहे हैं, जिसको कि हम सोचते हैं कि आखिर बालक अपराध क्यों करते हैं। हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है उसको देख करके कि जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसको देख करके उद्विग्न है, परेशान है, क्योंकि यहीं से उसका विकास हो रहा है। यदि उसकी यहाँ पर रोकथाम नहीं हुई तो वो बाद में आकर के कितना बड़ा अपराधी बन सकता है। क्योंकि कहते हैं अपराधियों के पास दिमाग बहुत होता है, वो उस परिस्थिति से अपना बचाव करना जानते भी हैं। जब वो बचाव करना जानते हैं तो इनका दिमाग तो है, तो इसका मतलब है उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा कि आखिर बालक अपराध क्यों करते हैं, क्या वही दोषी हैं? अगर हम इस हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या वही दोषी हैं? क्या समाज का कोई दायित्व तो नहीं है? क्या समाज का उसमें कोई दोष नहीं है? आखिर इसका उत्तरदायित्व वो क्यों नहीं लेते? इन सारे मंथन के बाद मैं सोचती हूँ कि इस अपराध का हम निवारण कैसे करें? काफ़ी सारे दिमाग में इस तरह के प्रश्न आते हैं, उसके विषय में कि आखिर क्या-क्या वातावरण रहे, क्या-क्या परेशानी है? सबसे पहले हम अब पता लगाते हैं कि दोषी यानी दोषी नहीं, अब बाल अपराधी हमें पता कैसे लगता है? अब अवस्था तो आपको पता ही चल गई। 13 वर्ष के बाद से 16 वर्ष तक जो भारत में आयु निश्चित की गई है, वो अवस्था बाल अपराध की मानी जाती है या किशोर अपराध की मानी जाती है। अब किशोर बच्चा या बाल बच्चा किस तरह का आचरण करता है जिससे वो अपराधियों की श्रेणी में आता है? सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो चोरी। चोरी क्या है? चोरी की प्रवृत्ति उसके अंदर बन जाती है। उसको कोई भी चीज़ आकर्षित, चाहे उसके काम की है या नहीं काम की, वो जो है कहीं भी अगर विद्यालय में गया, तो विद्यालय में जाकर किसी की कॉपी, पेंसिल, किताब, स्लेट आदि उठा कर के ले आता है। अगर किसी के घर गया, तो वहाँ पर कोई चाहे कीमती सामान दिखाई दिया, आभूषण हैं, वो दिखाई दे गए या आपका पर्स दिखाई दे गया, पर्स में खुले हुए रुपए दिखाई दे गए, तो वो उसको निकाल लेता है। अब ये नहीं सोचता, उसके अंदर बिल्कुल ये बात नहीं आती कि किसी को कितनी परेशानी हो रही हो। और बहुत ही कभी अगर वो पकड़ा भी जाए तो एक कहते हैं ना बेहयाई बेहयाई की तरह से वो हंस पड़ता है और उसके प्रति कोई भी ये नहीं दिखाता, कोई भी अपराध भावना से या ग्लानि का अनुभव वो बिल्कुल नहीं दिखाता। इसी तरह से क्या होता है, कई बार वो डाकुओं जैसे दुष्ट व्यक्तियों की, डाकुओं की संगति में पड़ जाता है और डाकुओं की संगति में पड़ करके वो उसके अंदर क्या होता है कि वो उसको आदर्श मानने लगता है, कोई वीर पूजा की भावना, अरे भाई आप ही हैं जो कुछ है, क्योंकि वो उसकी शक्ति और सामर्थ्य को देखता है कि इससे सब डरते हैं, इसके प्रति जो है मुझे इसका साथ ही लेना चाहिए क्योंकि ये अपना काम निकलवा लेता है। कभी बंदूक की नोक पर, कभी किसी से उनके साथ है और ये डाकू लोग भी चाहते हैं किसी तरह से कोई हमारे साथ-साथ आए, जिससे कि मेरा दल एक स्ट्रॉन्ग बन जाए, खुद खूब मजबूत बन जाए। तो वो कभी-कभी स्त्रियों को भी अपने साथ ले लेते हैं, बालकों को भी साथ ले लेते हैं और वही बालक आगे चल कर के बहुत बड़े-बड़े अपराधी और डाकू बनते चले जाते हैं। तो डाकुओं ने अपने सारे अवगुणों को उसके अंदर कर दिया और जिससे कि वो हुआ। एक कुंवर बेचैन का एक दोहा आता है जो मैंने कभी बहुत पहले पढ़ा था। हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उनको ही हथियार बनाने पर तुली है दुनिया। क्या है कि एक माता-पिता चाहते हैं एक सुव्यवस्थित, स्ट्रॉन्ग, मजबूत सा बालक बने। क्योंकि आप अगर देखेंगे मैं आगे आके और बताऊँगी कि जो
बहुत ही मजबूत, शरीर से मजबूत होता है, वही अधिकतर अपराधी बनता है। तो हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उनको ही हथियार बनाने पर तुली है दुनिया। ये डाकू लोग भी यही देखते हैं, कोई हल्के-फुल्के इस तरह से बच्चों को ज़्यादातर नहीं देखते कि जो है ये करने में, जो किसी तरह क्या बुरी आदत को बुरी आदत को इसमें ला करके बुरी आदत करके बुरी आदत को अपने व्यवहार में ला बुरी आदत को व्यवहार में ला सकता है, तो उसको ही वो चुनते हैं और अपने में किसी तरह से भी आकर्षित कर करके अपने उसमें बुला लेते हैं और उसे अपराध की प्रवृत्ति करते हैं, तो वो उसके अंदर एक प्रवृत्ति बनती चली जाती है और डाकुओं की संगत में वो रहने लगता है और उसी तरह का आचरण करता है। ना उसके अंदर कोई उसके प्रति नकारात्मकता का भाव आता, ना हीन भावना आती, ना कोई ग्लानि की भावना आती, कुछ उसके अंदर इस तरह का नहीं आता। अब कई बार जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे वर्णन किया जेब काटने का, अब वो जो है कहीं भीड़ हो रही है उसमें जेब काट देंगे, किसी की चेन स्नैचिंग कर लेंगे, स्त्रियाँ जा रही हैं, कोई आभूषण उन्हीं की व्यक्ति को अगर उन्हीं लोगों की वजह से लोगों ने आभूषण पहनना बंद कर दिया। उनके यहाँ तक भी मैंने देखा है कि एक व्यक्ति मेरे जान-पहचान के थे, वो बस में चढ़ रहे थे। उन्होंने एकदम बस से उतर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी शर्ट पर खून का दाग लगा हुआ है। उन्होंने कहा, "अरे! ये कैसे खून का है?" तो नीचे जाकर के उन्होंने देखा कि उनकी उँगली कटी हुई थी और उसकी अंगूठी गायब थी। यानी वो इतने नृशंस और अत्याचारी हो चुके थे कि उन्होंने उसकी अंगूठी काट ली। तो वो जो किशोर, उसी तरह के किशोरों से ही, जब तक किशोर भावना में वो भावना नहीं आई, तो वो बलवती भावना एक वयस्क में भी नहीं आ सकती। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? किशोरों से ही। तो किशोर जो है उस तरह के अपराध करता है कि जेब काट लेता है। जेब काटने की कला में इतना निपुण होता है कि कई बार क्या होता है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ बच्चे आकर के उनके सामने खूब गाना गाने लगेंगे, खूब अच्छी तरह मधुर-मधुर आवाज़ में गाना गाएँगे, सब लोग उनकी तरफ से देखते रहते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके सामान की खोज करते रहते हैं कि किसके पास कौन-सा सामान है और वो बच्चे जो हैं, उधर तो वो गाना सुनने में तल्लीन होते हैं, उधर उनकी जेब कट जाती है, उनके सामान गायब हो जाते हैं। बाद में वो देखते हैं, अरे कहाँ है? अब ढूँढे तो कहाँ ढूँढे? क्योंकि ट्रेन तो चल पड़ी है, उससे कूदना तो नहीं है। अगर ये बालक अपराध भी करते हैं, तो कई बार क्या है, रेल से भी कूदने में हिचकते नहीं हैं, वो रेल से भी कूद जाते हैं। और कभी मंदिर या दर्शनीय स्थानों पर भी जाकर के क्या करते हैं कि वहाँ से चप्पलें चोरी करके ले आते हैं। किसी उसका अगर कहीं से अंगोछा किसी का मिल गया, किसी की टोपी मिल गई, उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसको ये भी नहीं पता कि ये मेरे लिए आवश्यक है अथवा नहीं है। पर वो तो अपराध करने में प्रसन्न होते हैं, उनके अपराध करने में बहुत आनंद आता है और वो जो है इस तरह की सारी चीज़ें कर लेते हैं। अक्सर क्या करते हैं कि बिना टिकट यात्रा करेंगे उस और अपने में गर्व का अनुभव करेंगे कि बिना टिकट अगर मान लो टिकट चेकर ने, टिकट कलेक्टर ने तो उसको पकड़ लिया, तो वो क्या करते हैं कि गाड़ी में से कूदने तक में संकोच नहीं करते क्योंकि दुस्साहसी तो बहुत होते हैं। तो इस तरह और कई बार ऐसा होता है कि किशोर होने के कारण दूसरा उनको को एक ऐसी भावना से देखता है कि नहीं, ये बच्चा है, पर वो बच्चा इतना बड़ा अपराध कर जाता है। और रेल में रेल में चल रहे हैं, रेल की वस्तुओं का सामान को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उसमें से कुछ निकाल कर चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि रेल के जो प्रसाधन कक्ष होता है, उसमें जाकर बहुत ही गंदी-गंदी बातें लिखाते हैं, अभद्र बातें लिखाते हैं। तो और जिससे कि और उनको ये नहीं लगता कि दूसरा पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, पर उन्हें तो इसमें ही आनंद आता है। तो ये सारे एक अपराधी प्रवृत्ति होती है और यहाँ करें कि आबकारी नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। बहुत आराम से चरस, गांजा, नशा बड़े आराम से करते हैं। खूब अच्छी तरह से मतलब खूब आराम से इसको लेकर के सुरती बनाया है मुँह में रख के या गांजा पी रहे हैं। यहाँ तक है शराब तक बनाने में संकोच नहीं करते, महुए की शराब बना रहे हैं और दूसरे उनकी एक टोली भी हो जाती है, उनको भी पिला रहे हैं इसमें। शराब
खूब आराम से पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, सब ऐसे बड़े आराम से करते हैं। और जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कि कहीं राष्ट्र के द्वारा कहीं सड़क पर नशे की आदत हो जाती है, तो सड़क पर कहीं पर गटर का के ऊपर का ढक्कन होगा, उस तक को उठा के बेच आते हैं। कहीं पर किसी के तार, लोहा कुछ होता है, उसको भी बेच आएँगे। सार्वजनिक संपत्ति किसी का जगह महात्मा गांधी का अगर फ़ोटो लगा है, तो उसको तोड़ने में भी संकोच नहीं करेंगे, उनके ऊपर कुछ है। मतलब उन पर भी ऐसी-ऐसी बातें करेंगे कि उस पर जूते की माला भी पहना देंगे। और उनकी मूर्ति को तोड़-फोड़ देंगे। कई बार बाद में पता लगता है तो बहुत दुःख होता है कि ये है तिरंगा झंडा, जिसको कि राष्ट्र का सम्मान है, उसको भी फाड़ देते हैं। मतलब उसको करने में, ऐसे-ऐसे काम करने में उनको बहुत आनंद आता है। तो क्या करते हैं कि और राज्य द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर देंगे। जैसे कि आपका स्टैंड बना हुआ है, स्पेशल स्टैंड है कि ये साइकिल स्टैंड है, वहाँ पर साइकिल नहीं खड़ा करेंगे, वहाँ पर साइकिल नहीं मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करेंगे, बल्कि वहाँ पर ना खड़े करके कहीं और करेंगे। अगर वहाँ का गार्ड उनको समझाता है या कुछ है, तो उससे भी लड़ने लगेंगे, बिना बातें लड़ने लगेंगे। तो और क्या कहते हैं, कई बार क्या करते हैं ये कि इनके अंदर चारित्रिक दोष भी बहुत आ जाता है। चारित्रिक दोष कैसे? किसी छोटे से बच्चे को ही बरगलाने लगते हैं, उन्हें गंदी-गंदी बातें सिखाने लगते हैं, उनके साथ व्यभिचार करने लगते हैं। कोई लड़की अगर जा रही हो तो उसको देख-देख कर नए-नए ताना कसते हैं। अकेली लड़की दिखाई दे गई तो उसके साथ व्यभिचार करने में भी संकोच नहीं करते। तो और उसमें जब वो विद्यालय में नहीं जाना चाहेंगे, विद्यालय में कब अक्सर विद्यालय से पलायन कर देंगे। इस तरह की जो इनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो सब बाल अपराध या किशोर अपराध की श्रेणी में ही आती हैं। उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सारे मोटे-मोटे तौर को देख कर के कहा जा सकता है कि बाला अपराध कानून के उल्लंघन का उल्लेख करता है। यानी जहाँ पर भी कानून कानून का उल्लंघन करते हैं और वो भी बालक द्वारा किया जाता है, तो वो जो है वो बाल अपराध कहा जाता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि बड़े करें तो अपराधी कहे जाएँगे, पर बालक करे उसी अपराध को तो वो बाल अपराध कहला दिया जाता है। और ये ये इस प्रकार के कार्य करते हैं, इस प्रकार के अपराध करते हैं जो कि दंडनीय होते हैं, दंड के लिए आवश्यक होते हैं। और जो है इसके साथ-साथ ये समाज विरोधी कार्य करते हैं, जो कि समाज के का विरोध करने के लिए होते हैं। जो बालक स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता, मान्य व्यवहारों का पालन नहीं करता, वो बाला अपराध की श्रेणी में आता है। अब इस अपराध के लिए भी अनेक प्रकार के मत माने जाते हैं। वो कैसे मत हैं? जैसे कि अब हर तरह का समाज है, हमारे समाज के अनेक वर्ग हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग भी है, श्रमजीवी वर्ग भी है, सब तरह के। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अपराधी वर्ग भी है। अपराधी जातियाँ निश्चित हैं और अपराधी जातियों में तो आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ पर बालक से प्रथम बार अपराध कराने पर उत्सव मनाया जाता है, एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, एक समारोह करके उसे पहली बार अपराध करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। कितना कितना अजीब-सा है, कितना ही अनोखा-सा देश है हमारा कि जहाँ पर इस तरह की प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा दिया जाता है। और कुछ लोगों के अनुसार कि बालक के साथ ही ये और बालापराधी सभी लोग एक सहानुभूति के पात्र हैं। तो आइए देखें कि कौन इनके विषय में क्या-क्या कहता है। अब मनोवैज्ञानिकों की बात मान लें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपराध जो है सीखना है, कि बालक जब पैदा होता है तो वो हर जगह से, वातावरण से, परिवार से, विद्यालय से या
कहीं की परिस्थितियों को उससे कुछ ना कुछ सीखता है। अब उसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। कुछ व्यवहार उसका मान्य भी होता है, तो कुछ व्यवहार उसका अमान्य भी होता है। तो जो बुरा व्यवहार कहा जाता है, उसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। इसका मतलब है बालक की इसमें कोई गलती नहीं है। बालक ने तो सीखा है। अब उसके सामने आपने कैसे-कैसे वातावरण रख दिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा माना जाए कि परिवार से जो उसके अंदर बुरी प्रवृत्तियाँ आई, वो अधिकांश किससे अनुकरण के माध्यम से आई और परिवार के माध्यम से आई। अब मनोविश्लेषक के ढंग से अगर हम सोचें, तो मनोविश्लेषक कहता है, जैसा कि मैंने आपको संवेगों के बारे में बताया कि उसकी एक पहले जब से आपके तनाव के बारे में बताया था कि कुछ संवेगात्मक परिस्थितियां होती हैं, बालक के अंदर एक संवेगात्मक अंतर्द्वंद होता है। जब वो उससे निकलना चाहता है, उससे बाहर आना चाहता है, तो वो उसमें अनायासी कोई अपराध कर बैठता है। उसके साथ वो उन तनाव की स्थितियों से, संवेगात्मक स्थितियों से समायोजन नहीं कर पाता और उससे अचानक ही उससे अपराध हो जाता है। उसको नहीं पता होता और कई बार कहते हैं कि संवेगात्मक ग्रंथियों का स्राव है, वो उसको अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है और वो थोड़ी देर के लिए उन ग्रंथियों के माध्यम से एक संतुलन वो स्वयं को समायोजित पाता है, संतुलित पाता है। उसकी वजह से उसमें उसमें संवेगात्मक ग्रंथियों के कारण ही वो अपराध को कर पाता है। अब किसी अच्छे से अध्यापक, जो कि अध्यापक तो सब तरह के होते हैं, कोई अच्छा सा अध्यापक है तो वो कहता है कि इस तरह का अपराधी प्रवृत्ति का जो बालक है, वो हमेशा सहानुभूति का पात्र होता है। उसके अंदर कुछ कारकों का योग होता है, किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के कारक उसके साथ हो जाते हैं, उनके योग के कारण उसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति बलवती होती है। तो इसलिए हमें उसके प्रति उसके के अगर हम प्रयत्न करें, उसका विश्लेषण करें, विश्लेषण के प्रति समाधान निकालें, तो उसकी रोकथाम हो सकती है और उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखो, अभिभावक जैसे कि आप लोग हैं, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? अभिभावक तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। कारण क्या है? वो सारे जब वो बच्चे की ऐसी प्रवृत्तियाँ देखता है, तो सिर पर हाथ रख कर के बैठ जाता है और वो कहता है, मुझको थकने नहीं देता, मुझको थकने नहीं देता परिवार का पहाड़, परिवार का बोझ, मुझको थकने नहीं देता परिवार का मुझको थकने नहीं देता ज़रूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। यानी कि इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतना सब उसके सामने परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वो कहे, इससे मैं कब तक इसके लिए भागता रहूँ, किस तरह से इसका परेशान हो जाऊँ। वो उसकी बहुत उसके व्यवहार की बहुत आलोचना करता है, बहुत परेशान होता है और सोचता है कि मैं किस तरह से इसके लिए कोई उपाय करूँ, इसके मानसिक रूप से ये अव्यवस्थित हो चुका है, यानी इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये अव्यवस्थित हो चुका है। तो अब इसको किसी न किसी मनोविश्लेषक को दिखाना पड़े, किसी काउंसलर को दिखाऊँ या क्या करूँ, किस तरह से इसकी प्रवृत्ति को हटाऊँ। वो इतनी उसकी आलोचना करता है, उसके प्रति हर तरह से उसको प्रताड़ित भी करता है और साथ-साथ अपने रिश्तेदारों को भी बताता है और अंदर से बहुत व्यथित होता है, पर उसका भली-भाँति से निदान नहीं निकाल पाता। अक्सर वो बस परेशान ज़्यादा रहता है, व्याकुल ज़्यादा होता है। अगर वो देखे कौन से कारण इसमें हुए हैं, तो शायद उसका निदान करने में समर्थ हो जाए। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अपराधी बालक के साथी क्या सोचते हैं उसके बारे में? अपराधी बालक जो उसकी टोली में शामिल होते हैं, उसके लिए तो वो हीरो होता है। यानी कोई नाटक चल रहा है और उसमें एक हीरो की तरह से वो कार्य कर रहा है। वो उसको और उकसाते हैं कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, देख सब लोग कितने प्रसन्न हैं, हम लोग कितने, और उसको नए-नए गलत-गलत तरीकों को अपनाने के लिए उसको प्रेरित करते रहते हैं। मतलब वो उसको सोचते हैं कि ये जो सारा दुनिया है, ये तो रंगमंच है और मेरा जो हीरो है, अपराधी बालक जो है, वो हीरो है और वो नाटक पर इतनी भली-भाँति मंचन कर रहा है, जो कि सबके लिए बहुत ही अच्छा पात्र है। उनके लिए कोई भी ग्लानि की बात
बिल्कुल नहीं होती। अब अगर पीड़ित व्यक्ति के विषय में सोचें, जैसे मान लिया आपकी ही जेब कट जाती है, हैं? आपके ऊपर ही किसी ने बाई चांस थूक दिया है, तो आपको गुस्सा आएगा, आप आक्रामक हो जाएँगे और आक्रामक होने के कारण कहेंगे इसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो दृष्टिकोण है उस बालक के प्रति एक दंड का होगा। वो चाहेगा किसी तरह से भी इसको दंड मिले। और अगर स्वयं बाला अपराधी की दृष्टि से देखा जाए, जो बाला अपराधी है, तो उसका वो अगर विश्लेषण करे, अगर वो उसको सोचता है कि मैंने क्या किया, तो उसको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। अगर वो मंदबुद्धि बालक है, तब तो उसको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मंदबुद्धि की तो समझ ही विकसित नहीं है, तो उसको वो तो इस समस्या का महत्व नहीं समझेगा। और जो वास्तव में बाला अपराधी है, बालक अपराध करने वाला है, वो तो वास्तव में एक आनंद का और अतिरेक का, गर्व का अनुभव उसके माध्यम से करता है। देखा जाए तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल व्यवहार है। किस प्रकार से ये बालक अपराधी हो जाते हैं, अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, तो अगर हम देखें तो सबसे अधिक ये 95% तो सीखते ही हैं। अगर हम अच्छी तरह से ध्यान दें तो ये 95% तो सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अपने परिवार के द्वारा, घर के द्वारा, वातावरण के द्वारा ये सीखते हैं। क्योंकि अगर ये धूम्रपान करना, नशा करना, चोरी करना, ये और झूठ बोलना, ये सब परिवार के द्वारा सीखते हैं। परिवार अनजाने में ऐसे-ऐसे व्यवहार कर जाता है जो कि उसको अत्यधिक प्रेरित करते हैं, है ना? कई बार उसको दिखाई देता है कि ये माँ-बाप ये तो खुद ही करते हैं तो मैं क्यों ना करूँ? और जब उसके परिवार में ऐसा हो रहा होता है तो वो अवश्य ही उसे सीखने के माध्यम से कर देता है। और कई बार अगर जो समझदार हैं लोग, मतलब आपके अध्यापक समझदार हैं, अभिभावक समझदार हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके कार्य और कारण की खोज करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण क्या है? और इसकी खोजें। जो समझदार अभिभावक हैं, वो ही केवल करते हैं, नासमझ अभिभावक तो बस परेशान होते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, अड़ोस-पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से उनकी बातें करेंगे। वो कभी ध्यान नहीं देते इस बात का कि ये हमारा व्यवहार उचित नहीं है। और कई कई बार ये भी सही है कि संवेगात्मक ग्रंथियों के कारण भी उसका व्यवहार अमान्य हो जाता है। वो मान्य व्यवहार कर ही नहीं पाता, वो चाहते हुए भी सोचता है इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर वो फिर कर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक तनावग्रस्त स्थिति होती है, संवेग उसको इस तरह से झुंझलाए रखते हैं, एक द्वंद सा छिड़ जाता है, तो वो उस पर वैसा कार्य करता है। इनके कारण वो कई बार सही आचरण नहीं कर पाता। अब अगर और देखा जाए तो कई बार अगर हम और देखते हैं तो कुछ कारणों से भी ऐसा होता है, जैसे कि भग्न परिवार। भग्न परिवार मतलब जो व्यवस्थित परिवार नहीं है, यानी कि पिता का देहांत हो गया है। जब पिता का देहांत हो गया तो बालक जो है वो घर से भागने लगता है, परेशान होता है, इधर-उधर चोरी करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, विद्यालय से भागने लगता है, ये सारी बातें करने लगता है। निर्धनता, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि माता कहाँ तक करे, कई बार ऐसा होता है माँ नहीं रहती तो पिता व्यवसाय में जाए या उन सबको देखे, तो बच्चा वैसे बिगड़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, उसकी विमाता के साथ उसका की पटरी नहीं बैठ रही, उसके मेल नहीं हो रहा, तो वो परेशान हो जाता है। और कई जगह ऐसा होता है कि माता ही दूसरा विवाह कर लेती है, तो बालक इस तरह का नहीं कर पाता, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। कई बार निर्धनता तो ऐसे है कि बहुत से लोग उसमें निर्धन होकर भी बुद्धि अपने ऊपर ओढ़ते चले जाते हैं। निर्धनता है तो भई उसकी आवश्यकताओं का ही नहीं हो पा रहा, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो वो क्या करता है कि उसके लिए ही कुछ न कुछ ऐसा अपराध कर बैठता है और उस अपराध का एक ये दलदल है। शुरू-शुरू में तो अपराध जो है ऐसा लगता है कि मैं गंदा हो जाऊँगा। धीरे-धीरे जैसे उसमें एक कीचड़ की तरह दलदल है, उसके अंदर घुसता जाता है और उसको आनंद आने लगता है। और उसके बाद तो वो उसके अंदर से सारी नैतिकता समाप्त होती चली जाती है। तो उसके अंदर निर्धनता निर्धनता के कारण भी वो अपराध करने बैठता है।
कई बार लचीला सामाजिक समायोजन होता है, समाज का व्यवहार है, कभी तो किसी चीज़ को सही मानता है और कभी-कभी किसी को गलत मान लेता है, तो वो उसमें समायोजित नहीं हो पाता बच्चा और उसके कारण भी वो अपराध की ओर प्रवृत्त होता चला जाता है। पर और कई बार संवेगात्मक असमायोजन, जब संवेगात्मक रूप से समायोजित नहीं होता, तो भी उसके अंदर हो जाता है और कई बार जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाता है, तो उसका मानसिक विकास तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो भी वो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाता है क्योंकि उसको लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं ये कर सकता हूँ और कभी-कभी हम दूसरे को दिखाने के लिए भी अपने को अतिशय बलशाली समझ करके मानसिक रूप से अपराध भावना की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि पिछड़ापन, क्योंकि समाज में वो बात बताई ही नहीं जा रही कि ये बात सही है या गलत है। वो इतना पिछड़ा हुआ है कि उसमें उसको यही नहीं पता चलता मुझे किस तरह से जीवन में अग्रसर होना चाहिए। वो अग्रसर तो वो हो रहा है, परंतु गलत बातों को लेकर अग्रसर हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि पिछड़ापन भी अधिक होता है। पर ये सारी बातें देखते हुए एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो प्रश्न क्या है कि कुछ लोग तो ऐसी परिस्थितियों में भी बहुत आगे निकल कर आए। उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि उनका परिवार भी भग्न था, उनके क्या कहते हैं कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि उनके अंदर निर्धनता थी, कि उनका स स सामाजिक पिछड़ापन था, पर उसमें से भी वो निकल कर आए। तो आखिरकार पूर्ण रूप से इन सारे कारणों को हम दोषी नहीं दे सकते। तो हमारे लिए एक और है कि बच्चे के अंदर इन्हीं दशाओं की एक आवश्यकता है हमें कि हम बच्चे को किस तरह से प्रवृत्त करें, किस तरह से सही मार्ग की ओर अग्रसर करें, किस तरह से हम उसको लेकर चले जाएँ, तो जिससे कि वो उस तरह का व्यवहार ना करे। तो हमें बहुत आवश्यकता है कि उसके विषय में जानने की, उसको समझने की, सारी चीज़ों की हमें बहुत ही आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बालक जो है परिस्थितियों को देखकर पलायनवादी हो जाता है, तो इस कारण आक्रामक रूप ले लेता है, पलायनवादी हो जाता है, तो वो जो है अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए इस प्रकार का करता है। परंतु ये धारणा भी पूरी तरह सही नहीं है कि वो जो है अपना असंतोष भी व्यक्त कर रहा है, पलायनवादी भी हो रहा है, परंतु मस्तिष्क जो है उसका स्थिर होता है कई बार। वो अपराधी प्रवृत्ति की ओर उस तरह से नहीं होता, जिस तरह से उसको एकदम कह दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि केवल है, वैसे तो मैं बालकों की शिक्षा पर ही बात कर रही हूँ। अधिकांश रूप से बालक ही होते हैं, अगर 80% बालक हैं तो 20% बालिकाएँ भी इस तरह की प्रवृत्ति की होती हैं। बालिकाओं की परिस्थिति थोड़ी-सी फ़र्क होती है, तो वो इतना नहीं होते जितना कि अपराध की तरफ प्रवृत्त बालक हो जाते हैं। और बालकों को, लड़कों को ज़्यादातर उस तरह के क्योंकि खुली छूट मिल जाती है समाज में, उनके अंदर बलशाली होते हैं, तो वो उस प्रवृत्ति की ओर बहुत जल्दी से प्रवृत्त हो जाते हैं। अब इसके लिए, इन सारी बातों के लिए हमें इसके अध्ययन का महत्व भी करना पड़ेगा। कि इनके परिस्थितियों का, इनका हम अध्ययन करें और उसका महत्व क्या हो। तो इसके लिए अभिभावकों को भी, अध्यापकों को भी इनका अध्ययन करना होगा। तो समाज सुधारकों को करना पड़ेगा, प्रशासकों का करना, इनका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इनका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें 3 तरह की बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात है कि उनकी प्रकृति का ज्ञान करें, कि बालक की प्रकृति कैसी है, कि बालक किस स्वभाव का है, किस प्रकार का है, उसके अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति जन्म ले रही है या इसकी प्रकृति उससे किस प्रकार से उसकी प्रकृति को मोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से से उसकी प्रकृति का हम उपचार कर सकते हैं। तो यह सारी बातें हमें प्रकृति सबसे पहले हमें उसकी प्रकृति का ज्ञान करना पड़ेगा कि बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति वास्तव में है क्या? दूसरी उसके हमें रोकथाम का उपाय करना पड़ेगा। दूसरे अध्ययन अगर हम करते हैं, तो दूसरा स्टेप हमें रोकथाम का लेना पड़ेगा कि उससे संबंधित उसके सामने समस्याएँ क्या आ पा रही हैं। उन समस्याओं का अध्ययन करके हमें उसके कारणों का पता करना पड़ेगा और उसकी
इस भावी पीढ़ी में इस तरह की अपराध भावना हम खत्म तो नहीं कर सकते, परंतु हम उसको रोक सकते हैं। तो इस सेकंड स्टेप हमें ये लेना पड़ेगा। तीसरा है हमारा सुधार। अब इसको लेकर के हमारी सुधार की प्रक्रिया किस प्रकार हो, ज्ञान द्वारा हो, हमारी उसकी कहाँ हम हमारे ज्ञान में, हमारी परिस्थितियों में, वातावरण देने में हमारी क्या कमी रह गई, ये सब हमें देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बालक विद्यालय से भाग रहा है, तो उसके कारण का हमें जानना जरूर है। क्या शिक्षक इसको पसंद नहीं है, या विद्यालय में और बच्चे इसको इस तरह से कर रहे हैं, आखिर ये वहां से क्यों भाग रहा है? तो ये सारा हमारा उसका अध्ययन का महत्व है, हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रूप कैसा है, बाल अपराध का एक स्वरूप किस तरह का होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, चोरी करता है वो। कहीं से भी चोरी करता है, चाहे उसे कहीं से भी कोई सामान मिल जाए, वो कोशिश करेगा किसी का पर्स उठा लेना, उसका सामान निकाल लेना, किसी के आभूषण चुरा लेना, किसी के बस्ते में से सामान निकाल लेना, कहीं जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है तो उसमें से कोई चीज़ उखाड़ करके चोरी कर लेना। और जब चोरी करता है तो वो झूठ भी बोलने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल साफ दूसरे के सामने ये सोचता है कि मैं ठीक-ठाक हूँ, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और उसे झूठ बोलने में कोई ग्लानि भी नहीं होती, वो झूठ भी बोलने लगता है, जेब काटता है, झगड़ा करता है, आक्रामक हो जाता है, और सामने ही बिल्कुल निर्भीक होके, कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खड़े होकर के चुनौती भी देता है कि आजा तू सामने, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ये करूँगा, कैसे करूँगा, बोल तू क्या करेगा? तो इस तरह के वो चुनौतीपूर्ण भी देता है। आराम से सिगरेट पीता है, व्यभिचार करता है, तोड़-फोड़ करता है, दूसरों पर आक्रमण भी करता है, विद्यालय से भागता है, दूसरे बड़ों के प्रति विद्रोह की भावना होती है, जुए के अड्डों पर जाता है, शराब खानों पर जाता है, अनेक प्रकार के व्यभिचार करने में भी संकोच नहीं करता। सड़क के नियमों का उल्लंघन करता है, मोटरसाइकिल लेगा तो इधर से उधर घुमाता रहेगा, तो और किसी की भी मोटर कार खड़ी होगी, किसी की भी वो, उसको लेकर के एकदम चल देगा, उसको संकोच नहीं होता कि किसी की वस्तुओं को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, बिना टिकट यात्रा कर लेगा, दीवारों पर गंदे-गंदे से असभ्य बातों को लिख देगा, और कहीं पर भी जैसे कहीं वो किसी भी स्थान पर जाकर वो जो है आपका लघु शंका समाधान कर देगा, या किसी भी महिला के स्नानागार में जाकर के चला जाएगा, महिला प्रसाधन में बड़े आराम से आकर संकोच नहीं करेगा, सब घूमता रहेगा, अपराधियों के साथ रहता है, टोली, और अपनी टोली का निर्माण करने लगता है कि तू भी मेरे साथ आ जा, देख इसमें कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों को भी इस तरह का वो बनाता चला जाता है। माता-पिता की आज्ञा तो मानता ही नहीं है, घर से माता-पिता के बिना आज्ञा के घर से गायब रहने लगता है। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो कि एक बच्चे को अपराधी की संज्ञा दे देती हैं, और वो बाल अपराध की संज्ञा दे देती हैं। अब इसके अंदर वैसे विशेषताएँ क्या होती हैं? क्या करता है? इसका एक बहुत ही गठा हुआ शरीर होता है ज़्यादातर। अपराधियों को आप अधिकतर देखेंगे, आयताकार शरीर होगा, अपने को स्वस्थ सबल करता है, दूसरे बच्चों को तंग करने में उसे संकोच नहीं होता, और उसके स्वास्थ्य को, उसके शरीर को देख कर के वो सब लोग उससे डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। जब उससे भयभीत होने लगते हैं, तो वो और भी अपने अंदर गर्व की अनुभूति करता है, और बड़े खुश होकर ये वाली बात बताता है, सोचता है कि देखा लोग मुझसे कितना डर रहे हैं। जबकि डरना जो है एक नैतिक रूप से कोई कार्य नहीं होता, सही नहीं है कि कोई श्रद्धा से आपका आदर करे, सम्मान करे तो बात सही है, परंतु डर कर रहा है तो वो तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। वो बहुत जिद्दी होता है, अपनी बात हर तरह से मनवा के रखता है कि नहीं मुझे यही करना है, कैसे भी, चाहे वो बाहरी वातावरण में हो, विद्यालय में हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी वो जिद्दी होता है, स्वार्थी होता है, चाहे साहसी क्या दुस्साहसी होता है, बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी नहीं होता, कि अंदर से वो नहीं सोचता, इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं होता कि अगर वो अंतर्मुखी हुआ तो उसके विषय में सोचेगा, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। बहिर्मुखी बाहर के उसके होता है ज़्यादातर, अपराधी होता है, विनाशकारी, हर चीज़ को तोड़ने-फोड़ने वाला है, सृजनात्मक कार्यों में उसका मन नहीं लगता
बहुत ही आक्रमणकारी होता है, आक्रमणकारी हो जाता है, और उसके अंदर प्रेम ज्ञान, नैतिकता, संवेगात्मकता और संतुलन से रहित परिवार का वो सदस्य होता है। यानी कि परिवार में भी ना उसके प्रेम होता है, ना ज्ञान होता है, ना नैतिकता होता है, ना संवेगात्मक कोई विकास होता है, ना ही समायोजन की भावना उसके परिवार, ऐसे परिवार का वो अधिकतर सदस्य होता है। उसके अंदर क्रूरता, अगर वो किसी के साथ कोई व्यवहार करता है तो क्रूरता का चरम कर देता है, चरम क्रूर हो जाता है, क्रूरता में इसकी चरम सीमा हो जाती है, दूसरों का विरोध करता है, चुनौती करता है, और उसके अंदर कि सामाजिक स्थिति से वो प्राप्त करना चाहता है, कहता है मुझे समाज में स्थान मिले। वो चाहता है कि किसी भी इसमें किसी भी बच्चों के साथ, लोगों के साथ मैं समाज में जाऊं, पर समाज में मुझे ही महत्वपूर्ण स्थान मिले, और इस तरह से वो कोशिश करता है, उत्सुकता उसके अंदर होती है समाज में। परंतु जो भी लोग अगर उसके साथ रहते भी हैं तो वो एक भय के साथ रहते हैं, तो सामाजिकता की उत्तम सामाजिक व्यवस्था उसके मन में नहीं होती, और बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाता है, दूसरों का विरोध करता रहता है, चुनौती देता रहता है, संदेह, उसके अंदर हमेशा संदेह बना रहता है कि कहीं कोई मेरे बारे में ऐसा तो नहीं कह रहा, और जैसे उसको पता लगता है तो बिना बातें उससे जाकर के लड़ने भी लगता है, समाज विरोधी कार्य करता है, अब अधिकारियों की भी अवहेलना करता है। वो बहुत परेशान होता है कि अधिकारियों से की अवहेलना करूं, और सबसे बड़ी बात है कि वो समस्याओं को उचित प्रकार से हल नहीं करता। समस्याओं का सृजनात्मक हल नहीं होता उसके पास, एक निवारण समस्याओं का, बल्कि उल्टे सीधे तरीकों से उस समस्या का हल निकाल देता है। जैसे उसे मार दे, चल ये ले आए, हैं, उसकी पिटाई करके मैं ले आऊंगा। ये नहीं कि उससे यथोचित ढंग से उससे निवेदन करे, बल्कि वो समस्याओं का हल बहुत ही गलत ढंग से लेता है, ना उसका अध्ययन में मन लगता है, औसत छात्रों से भी कम पढ़ता है, और बालिकाएं भी 20% ऐसी होती हैं इसी तरह की आदतों की, परंतु उनकी जो अनुपात है वो बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात है, वर्तमान के में आनंद में विश्वास रखता है कि बस वर्तमान में मुझे खुशियां मिलती रहे, मैं मस्त रहूं, है, भविष्य की उसे कभी कोई चिंता नहीं होती। एक है ये, अब अगर हम इसे कहें समाज का है, तो समाज विरोधी इसको हम नहीं कह सकते, समाज का विरोधी अवश्य कहा जा सकता है। कारण क्या है कि जैसे कि विवाह में एक पति और पत्नी एक व्यवस्थित संबंध बनाकर रहते हैं, तो इसी तरह के बाल अपराधी जो होते हैं, उनका भी संबंध बड़ा व्यवस्थित होता है। उनके यहाँ के नए नए विधान होते हैं, नियम होते हैं, उनका वो पालन करते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जितने भी अपराधी होते हैं उनकी एक टोली होती है, उनका एक समूह होता है, तो इसलिए हम उनको समाज विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक समाज विरोध है। पर हाँ, वो अपने समाज के विरोधी होते हैं, जो व्यवस्थित समाज है उसके वो विरोधी होते हैं। उनके अंदर आक्रामक तो है ये, पर वो समस्या के अंतर्गत नहीं आता। उनकी जो आक्रामकता है वो समस्या नहीं, वो आक्रामक ही है, कि आक्रामकता की समस्या को लेकर नहीं, वो सिर्फ थोड़े फर्क हैं, क्योंकि और अच्छी बातें गुण। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को उसके वातावरण के प्रति, उसके उसके प्रति हमें एक रवैया, एक संवेदनात्मक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना पड़ेगा। उसके अच्छे गुणों को जानना पड़ेगा, बुरे गुणों को जानना पड़ेगा, उसके बाद विश्लेषण करना पड़ेगा, और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जो आचरण है वो समाज के किन व्यवस्थाओं की ओर संकेत कर रहा है। आखिर कहीं ना कहीं तो हमारी गड़बड़ है। आज हमने बताया कि बाला अपराध है क्या, जो हमने विश्लेषण किया, और ये से पर कल हम जो आपसे बात करेंगे वो करेंगे कि इनके कारण क्या हैं, और इसका निवारण किस प्रकार से हो सकता है, कि हमारे किशोर व्यवस्थित हो सकें, और जिससे कि भावी पीढ़ी, जिनके ऊपर हमारा पूरा देश टिका हुआ है, वो कैसे सुदृढ़ बन सके, उनकी दीवारें कैसे मजबूत हों। राष्ट्र की दीवारों को मजबूत करना, उनकी छत को मजबूत करना हमारा परम ध्येय है। तो कल हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इसके कारण क्या है और इसके निवारण
क्या हैं? सिर्फ़ आज हमने आपसे बात की है कि बाल अपराध कहते किसे हैं, क्या है वास्तव में। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत आभार। आप इतने देर तक मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपका आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस सेशन का समापन करती हूँ और कल फिर हम इसी बात को लेकर के बाल अपराध की कारण और निवारण को लेते हुए हम आपके सामने ठीक इसी समय पर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।